Modi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. Sir, as I stand here to welcome you today, I recall my many interactions with you over the past 2 decades, both as Gujarat CM and as Prime Minister. Some of us in media have had the privilege of seeing the different shades of the man who saw tomorrow. Modi, the reformer. Modi, the iconoclast. Modi, the modernizer. Modi, the culture czar. Modi, the messiah of the poor. Modi for Beti Bachao, Beti Padhao. And not the least, Modi, the unshakable, irrepressible youth icon. Ladies and gentlemen, I give you the Prime Minister of India, Narendra Modi. नमस्कार। आपने मुझे इस समिट के माध्यम से देश और दुनिया के सम्मानित अतिथियों से, आपके दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया है। मैं नेटवर्क 18 का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष की समिट को भारत के युवाओं की एस्पिरेशन से जोड़ा है। इस साल के शुरुआत में विवेकानंद जयंती के दिन यहीं भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था। तब मैंने युवाओं की आंखों में देखा था सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और भारत को विकसित बनाने का जुनून। (2047) तक हम भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिस रोडमैप को लेकर हम चल रहे हैं, उसके कदम कदम पर अगर मंथन होगा तो निश्चित ही अमृत निकलेगा। और यही अमृतकाल की पीढ़ी को ऊर्जा देगा, दिशा देगा और भारत को गति देगा। मैं आपको इस समिट की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत कम समय में अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और 1 दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की
तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। ग्रोथ की इस अभूतपूर्व स्पीड को कौन ड्राइव कर रहा है? इसे ड्राइव कर रहे हैं भारत के युवा, उनके एम्बिशंस और उनके एस्पिरेशंस। युवा भारत की इन्हीं एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना आज देश की प्राथमिकता भी है। साथियों, आज 8 अप्रैल है। कल परसों ही साल 2025 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 डेज 2025 का पहला पड़ाव। इन 100 दिनों में जो निर्णय हुए हैं उनमें भी आपको युवा एस्पिरेशंस की ही झलक दिखेगी। साथियों, इन 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। मेडिकल की 10,000 नई सीटें, आईआईटी में 6,500 नई सीटें, यानी एजुकेशन का एक्सपांशन, इनोवेशन का एक्सेलरेशन। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी अब देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा और एक दीप से जले दीप अनेक। साथियों, नेटवर्क 18 ने इस समिट के माध्यम से देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आग्रह करता हूं कि समिट के एंगेजमेंट को आगे ले जाए। जो इनसाइट निकले हैं, जो सुझाव आए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करें, स्टडी करें और पॉलिसी तक पहुंचाए। तभी ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रभाव बन पाएगी। आपका उत्साह, आपकी सोच, आपकी भागीदारी ही भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प की ऊर्जा है। मैं एक बार फिर इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों को और विशेषकर हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, आपका राइजिंग भारत मंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समय निकालने का। ये हमारा फाइनल लास्ट सेशन है। सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं, पर इस बार मैं शुरुआत ज़रा अलग तरीके से करना चाहता हूँ। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने वक्फ बिल के बारे में यहाँ पर पहली बार बोला। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक क्लिप सुने और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे।
अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा